महाकुंभ मेला शुरू हो गया है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने एक न एक बार कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जरूर सुना होगा। किसी मूवी में, दादी नानी के कहानियों में एक बार आपने भी जरूर सुना होगा। तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने बहुत सारी हेडिंग्स में, टीवी में, न्यूज चैनल्स में अब तक तो देख ही लिया होगा। प्लेटफॉर्म के कोने कोने पर कुंभ के स्लोगन के साथ रंग बिरंगे पोस्टर भी लगाए गए। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। ये एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों में होता है और इस साल वो 144वां साल है। ये महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ यह आता है कि कुंभ मेला इतना फेमस आखिर क्यों होता है? कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में दर्ज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो देश के अंदर से और देश के बाहर से होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था, जिसमें लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग आए थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन भी लगभग 200 मिलियन के आसपास है। आप इस फिगर से अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभ मेले में कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। इमेजिन करिए कि करोड़ों लोग एक ही आस्था से और परंपरा से जुड़े हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक महान तीर्थ पर्व है। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, यह अध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें यह माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है, यह कहाँ कहाँ पर होता है, इसका क्या महत्व है और भी बहुत कुछ कुंभ मेले के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी ने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया और उस श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए। अब जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों को मिली तो असुरों ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। प्रणतः यह होता है कि सारे असुर जो हैं वो देवताओं को हरा के स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी और असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो अमृत उन असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, तब देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई छिड़ गई और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपने वाहन जो था यानी गरुड़ देव को यह अमृत का कलश लेके उड़ जाने को कहा। और जब गरुड़ देव यह कलश लेके जा रहे थे तब अमृत की 4 बूंदें 4 जगह गिर जाती हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन जाती हैं। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। कुंभ मेले का विकास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आ रहा है। हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए अगर हम समझना चाहें तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का जिक्र 19वीं सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी पहले अगर इस सम्मेलन का आधार देखा जाए तो माघ स्नान के जो पर्व होते थे, जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते थे ताकि वो अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियाँ दी गई हैं, जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ें
तो गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड के टाइम पीरियड में भी हमें कुंभ मेले का जिक्र मिलता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बनता गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे संत, साधु और सन्यासी और भक्तों का संगम शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है। पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ आके मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी। दूसरा स्थान जहाँ पर कुंभ आयोजित किया जाता है वो है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है, जहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं अपने मन और आत्मा की शांति के लिए। गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान जो है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और पुराणों की कहानियां हैं। और चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है, और यहाँ पर स्नान भी लोगों के आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बनता है। कुंभ मेला इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर लगेगा ये डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के हिसाब से, जो कि 12 साल में होता है। ये टाइम डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेशली जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर को सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगभग 12 साल लगते हैं, और इस 12 साल के हिसाब से स्थान तय किए जाते हैं। हर एक स्थान पर एक बार 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तब होता है जब जुपिटर किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन में एंटर करता है, और इस समय में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य शुभ माने जाते हैं। हरिद्वार सेलिब्रेट्स कुंभ मेला व्हेन जुपिटर इज एन एक्वेरियस एंड सन इज एन एरिस, यानी कि सूर्य मीसा के साथ हो। प्रयागराज में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर टारिस यानी कि वृषभ राशि के साथ हो, और दोनों ही चंद्रमा और सूर्य की दशा मकर राशि के साथ हो। व्हेन सन एंड मून इज एन कैप्रिकॉर्न। नासिक में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर इज एन लियो सिंह राशि के साथ हो। सिमिलरली उज्जैन में भी कुंभ मेला मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट बनती है तो इन्वायरमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है, और इस समय इन पवित्र नदियों के पानी को लोग अमृत मानते हैं, और इसमें स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है और मोक्ष मिलता है। कुंभ मेले के अलावा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इस साल से 6 साल पहले यानी कि 2019 में अर्ध कुंभ प्रयागराज में मनाया गया था। कुंभ मेले के हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को समझने के बाद पर इस चीज पर नजर दौड़ाई जाए कि आखिर कुंभ मेले में होता क्या है, तो यहाँ पर शाही स्नान होते हैं, गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं, और साथ ही साथ पिंड दान भी किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इस मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु आते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज आती हैं, कथा और कीर्तन के इवेंट भी होते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग संस्कृति को यहाँ पर दर्शाते हैं। अपने लोकगीत, नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन भी आपको इस कुंभ मेले में देखने को मिलेगा। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में पहचाना है, एंड दिस शोज इज कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ मेला ऑफ इंडिया। कुंभ मेले की सिग्निफिकेंस सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, जिससे ट्रेवल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और इकोनॉमिक को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर हम इसे डेटा के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो 2019 के कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस कुंभ मेले में जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हुई थी वो थी 1,20,000 करोड़ रुपए की, और साथ ही साथ एक अकेले कुंभ मेले में 6 लाख लोगों को जॉब मिली थी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो 2.5 लाख जॉब जनरेट हुई थी। इन बड़े बड़े फिगर्स के अलावा इस पूरे इवेंट से लोकल बिजनेस को बहुत बूस्ट मिलता है। छोटे छोटे वेंडर से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक जो होते हैं उन्हें काफी ज्यादा काम मिलता है, और वो अपने कुछ दिनों में उतना पैसा कमा लेते हैं जितना उनके साल भर की इनकम होती है। अभी तक वीडियो में आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि कुंभ मेला अपने आप में इतना ज्यादा यूनिक क्यों है, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है। अब इतने बड़े मेले को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते होंगे। मेले को अटेंड करने से लगा के ऑर्गेनाइज करने तक हर एक लेवल पर अपने अपने एक चैलेंजेज होते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स पे मल्टीपल चैलेंजेज होते हैं, और गवर्नमेंट
कम्युनिटी ने टैकल करने में अपना 100% देती है। महाकुंभ 2025 ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट के डेटा के हिसाब से इस साल लगभग 40 करोड़ लोग जो है इस कुंभ मेले में शामिल होंगे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो एरिया है उसे 3200 हेक्टेयर से बढ़ा के 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पार्किंग एरियाज को भी एक्सटेंड किया गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और स्क्रीन को भी बढ़ा दिया गया है। बेसिक फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस बार महाकुंभ मेले में 1.5 लाख से भी ज्यादा टेंट्स लगाए गए हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट का व्यवस्था किया गया है और ये माना जा रहा है कि ये महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है जिसे महाकुंभ मेला जिला कहा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसे ही महाकुंभ मेला बीतेगा तो इसे डिसॉल्व भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये महाकुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ एक जीवंत प्रतीक है। ये एक समागम है धर्म, संस्कृति और आस्था का, जहाँ लोग अपने घरों से निकलते हैं अपने पाप धोने के लिए, मन के शुद्धि के लिए और अपने आध्यात्मिक सफर की एक नई शुरुआत करने के लिए। कुंभ मेला सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है कि कैसे लोग एक साथ एक सूत्र में बंध कर एक आस्था का प्रमाण देते हैं। तो आप में से कितने लोग कुंभ मेला जाने वाले हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।